हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे रिप्रोडक्शन का वीडियो अपलोड होते जा रहा है। इसके पहले मैंने गैमेटोजेनेसिस अपलोड किया था, जो कि एक रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेल या फीमेल में गैमेट्स कैसे बनते हैं। और इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहला फर्टिलाइजेशन और दूसरा इम्प्लांटेशन। अच्छे से समझेंगे दोनों को। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन देखो, जब मेल गैमेट्स, हमको पता है कि मेल गैमेट्स क्या है, sperm। जब फीमेल गैमेट्स ओवम से फ्यूज करता है तो एक जेनेटिकली न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, जाइगोट। ठीक है। और ये जाइगोट जिस प्रोसेस के बाद बनता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसी फर्टिलाइजेशन के कारण जो जेनेटिकली यूनिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए हैप्लॉइड मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद ए हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों? मियोटिक सेल डिवीजन, जो कि क्या करता है, किसी भी सेल के प्लॉइडी लेवल को ये क्या कर देता है? आधा कर देता है। यानी मान लो बिफोर सेल डिवीजन अगर उस सेल में नंबर क्रोमोसोम 2n है, यानी हर एक क्रोमोसोम के दो दो सेट हैं। आफ्टर सेल डिवीजन उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? n रहेगा। तो वही हैप्लॉइड लिखा गया। फिर उसके बाद n प्लस n मिलकर बना देते हैं 2n। तो जो जाइगोट बनेगा वो सिंगल सेल का होगा और डिप्लॉइड होगा, यानी उसमें हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होंगे और हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेस न्यू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ह्यूमन लाइफ को शुरुआत करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। क्या क्या प्रोसेस है, इसमें टाइमलाइन है, वो देखते हैं। लोकेशन, सबसे पहले हम लोकेशन को जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा था जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि ओव्यूलेशन के समय जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, ओव्यूलेशन के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही आते हैं। ठीक है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उस स्पेसिफिकली प्लेस को हम कहते हैं एम्फुलरी इस्मत जंक्शन। ठीक है। जिसको अब न्यू एनसीईआरटी में एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला कहाँ? यूट्रस से कनेक्टेड, मतलब फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है एम्पुला। ठीक है। देखिए, जो एग होता है वो 12 से 24 आवर वेट करता है। ठीक है। sperm can be survive inside the female reproductive about 48 to 72 hours। ओवम 12 से 24 घंटे और जो स्पर्म होता है वो 48 से 72 घंटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सरवाइव रह सकते हैं। ठीक है। तो therefore the fertile window typically spans a few days before ovulation to 1 day after। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा, देखो यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब जब क्या होगा कि ओवम और स्पर्म, ओवम प्लस स्पर्म दोनों क्या हो? सर्वाइवल कंडीशन में हो। यानी दोनों क्या हो? सर्वाइवल वाइएबल कंडीशन में। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इसी पीरियड के दौरान हो सकता है, यानी 1 से 3 दिन। ठीक है। ये मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों सर्वाइवल स्टेज पे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसमें फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बच्चों? पहला होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीमेन को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया जाता है, इजेकुलेट किया जाता है। ठीक है। कैपेसिटेशन, फिर उसके बाद कैपेसिटेशन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा,
स्पर्म में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, उसमें काफी सारे एंजाइम्स और कैल्शियम आयंस होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करता है बच्चों? कॉर्टिकल रिएक्शन पॉलीस्पर्मी से हमें प्रोटेक्ट करता है। जो जो सेकेंडरी ओसाइट्स का जो आउटर लेयर है उस पे एक लेयर सेल का लेयर होता है जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। क्या कहते हैं बच्चों? जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, ये लेयर पे क्या होते हैं? स्पर्म रिसेप्टर होते हैं जो कि एंट्री प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को कि ये अंदर जा सके फॉर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो जब स्पर्म आके इस स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन पे क्या होता है? बाइंड करता है। तो लेयर हो क्या होते हैं कि फिर एक्रोसोम अपना इंपॉर्टेंट कैप रिएक्शन कराता है जिसको एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं। उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो फ्यूज होते हैं और एक न्यू जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो क्या होता है कि जब फर्स्ट स्पर्म जाके ओवम से फ्यूज कर गया तो ये जोना पेलुसिडा लेयर है क्या कर देता है कि अपना जो उसका क्या कहते हैं जो एक्टिवेशन है वो अपना एक वर्ड आ रहा था, नहीं आ रहा है दिमाग में यार, जो यहाँ पे लिखा होगा। 1 मिनट। प्रोटीन ट्रैक्ट द स्पर्म मेम्ब्रेन मेकिंग द टेल vigorously receptor protein JP3 जोना पेलुसिडा लेयर हाइड्रोजिंग द यहाँ पे पॉलीस्पर्मी डीपोलराइज कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? डीपोलराइज कर देता है। ठीक है, स्पर्म जोना पेलुसिडा को डीपोलराइज कर देता है और जितने भी वहां पे स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं और जिससे जो बहुत सारे स्पर्म आ रहे होते हैं। आपको पता है कि सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, तो बाकी स्पर्म क्या होते हैं? ओवम के अंदर, एग के अंदर नहीं जा पाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूजन। तो पॉलीस्पर्मी से हमें ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो पहला इंसेमिनेशन और inward journey. Semen is deposited into the vagina. The sperm must swing upward through the cervix, across the uterine cavity and enter the fallopian tubes. This journey is aided by the sperm ovum cells. देखो ये जर्नी किसके द्वारा कंप्लीट कराया जाता है? स्पर्म के खुद का जो टेल है उसके द्वारा, क्योंकि टेल ही मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। एंड मस्क्यूलर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और साथ में जो फीमेल का जो यूट्रस है उसके मस्क्यूलर कंट्रैक्शन के कारण ये जर्नी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अगला स्टेप है कैपेसिटेशन। स्पर्म सेल्स कैन नॉट इमीडिएटली फर्टिलाइज एन एग। जो स्पर्म सेल हैं वो इमीडिएटली एग से फर्टिलाइज नहीं कर देते हैं, इसमें 5 to 7 आवर्स लगता है। और ये प्रोसेस किसके अंडर होता है? कैपेसिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ फीमेल ट्रैक्ट वॉश अवे इनहिबिटरी कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन बाउंड टू द स्पर्म सरफेस। secretion of the female tract was away inhibitory cholesterol and protein bound to the sperm surface. स्पर्म के सरफेस पे जो भी कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन बाउंड होते हैं उनको क्या किया जाता है? वॉश अवे, यानी उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में स्पर्म मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमेएबल टू कैल्शियम आयंस मेकिंग द टेल बीट मोर वाइग्रसली, जिसको कहते हैं हाइपर एक्टिवेशन, और जिससे स्पर्म का जो मेम्ब्रेन होता है बहुत परमेएबल बन जाता है कैल्शियम आयन के कारण, जिससे क्या होता है? टेल बीट मोर वाइग्रसली, और टेल को भी आसानी से बीट कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर एक्टिवेशन, यानी टेल वगैरह सब हट जाते हैं, सिर्फ अंदर कौन जाता है? स्पर्म का हेड पार्ट। ठीक है, when the hyperactivated sperm reaches the egg, it encounter two protective cellular layer and outer layer of granulosa cells called corona radiata and a inner jelly like glycoprotein layer जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा लेयर, जो कि अभी हमने इसके जस्ट पहले जिक्र भी किया था।
तो आउटर लेयर है ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और जो इसका इनर है जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है सब। स्पर्म क्या करता है, हाइपर एक्टिवेटेड होने के बाद, ड्यू टू द हाइपर एक्टिवेशन किसके कारण होता है, कैल्शियम आयन के कारण। हाइपर एक्टिवेशन होने के बाद ओवम के ये दोनों लेयर को क्या कर देता है, काउंटर कर देता है, ठीक है, हटा देता है, ठीक है। और जो भी इस पे स्पर्म स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे मैंने बोला था कि जो कि हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म क्या हो सके, बाइंड हो सके ओवम से, वो भी क्या हो जाते हैं, जब डीपोलराइजेशन होगा पॉलीस्पर्मी को प्रोडक्ट से प्रिवेंट करने के लिए, तब वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, जितने भी यहाँ पे जो स्पर्म बाइंड्स स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन होती है, ठीक है। जैसे JP3 एक एग्जांपल दे दिया गया। बाइंडिंग ट्रिगर्स द एक्रोसोमल रिएक्शन, द कैप ऑफ द स्पर्म बर्स्ट ओपन एंड रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको हाइलुरोनिडेज कहते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि कहाँ होते हैं, एक्रोसोम में होते हैं। जब एक्रोसोम का ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बर्स्ट होता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन को काउंटर करने में मदद करते हैं। ओवम के जो दो मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिडा लेयर, ठीक है। दिस एंजाइम डिसॉल्व लोकल पाथ थ्रू जोना पेलोसिडा, जैसे मैंने अभी बताया था, अलोइंग द स्पर्म हेड टू एडवांस टू मेक कांटेक्ट विद एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग के एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट कराता है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, देखिए एक ही स्पर्म का फ्यूज होना है ओवम से, ठीक है, लेकिन सीमेन में क्या होते हैं, सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो कुछ स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मोर्टेलिटी के समय ही डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, कुछ यूट्रस के ही मस्क्यूलर जो लेयर है उसी में ट्रैप्ड हो जाते हैं, कुछ पहुंचते हैं तो एक स्पर्म का फ्यूजन जैसे ही हो जाता है, मान लो हमारा एक स्पर्म है, इसका फ्यूजन यानी जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट्स के कांटेक्ट में आता है तो बाकी क्या होते हैं, जोना पेलोसिडा डीपोलराइज हो जाएगा और जितने भी उस पे स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन वो डीजनरेट हो जाएंगे और पॉलीस्पर्मी से हमें प्रिवेंशन हो जाएगा। जैसे ही देखिए, रैपिड इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट टेम्पररीली रिपेल्स अदर स्पर्म, जो कि क्या करता है, अदर स्पर्म को रिपेल करता है, यानी अंदर नहीं आने देता है सेकेंडरी ओसाइट्स के, ठीक है। कैल्शियम आयन सर्ज इनसाइड द एग कॉजिंग टाइनी सेक्स कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो कैल्शियम आयन होता है इनसाइड द एग वो क्या करता है, कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स कॉज करता है एग मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे बीनीथ द, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा में जितने भी स्पर्म रिसेप्टर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉइंग कर देते हैं, जिससे अदर स्पर्म बाइंड ना कर सके, ठीक है। फिर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, आपको पता है कि जो एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में वो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट होता है जो कि सेकेंडरी ओसाइट्स होता है, तो उसमें सेकेंडरी ओसाइट्स को एक ओवम में बदलने के लिए मियोसिस 2 भी तो कराना जरूरी है। तो ये डिटेल इन ओजिनेसिस अपोजिनेसिस में पढ़ चुके हैं, पहले से मैंने गैमेटोजिनेसिस में पढ़ाया है। द एंट्री ऑफ द स्पर्म एक्टिवेट्स द सेकेंडरी ओसाइट टू फाइनली कंप्लीट इट्स हेल्टेड मियोसिस 2, इट्स डिवाइड्स अनइक्वली टू एक्सट्रूड द सेकंड पोलर बॉडी एंड लिव्स बिहाइंड द मैच्योर ओवम न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अनइक्वली सेल डिवीजन होता है और ओवम का निर्माण होता है और जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं वहीं पे। टेल माइटोकॉन्ड्रिया ये सब डीजनरेट हो जाते हैं, मैंने पहले बताया था। ओवम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन जाते हैं भैया, उसका हेड जाता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म N23 और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल मतलब एग का N23 दोनों क्या होते हैं, स्वेल, एक साथ मिलके स्वेल करते हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। और फिर इनका इंटरमिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं और रिजल्टिंग क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देख लो, आपको मैंने इतना डिटेल में समझा दिया। देखो, जरूरी नहीं है कि जो इस नोट्स में लिखा है वही आपको लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है।
तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, क्या क्या इसमें रोल होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो ये क्या करता है, प्लूइडल लेवल को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है, क्योंकि देखो जब फीमेल का क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स होते हैं फीमेल का, और मेल का एक्स वाई होता है। तो मेल 50% एक्स सेक्स क्रोमोसोम का गैमेट्स बनाता है और 50% वाई सेक्स क्रोमोसोम का गैमेट्स बनाता है। ठीक है, और मेल फीमेल तो 100% एक्स क्रोमोसोम की गैमेट्स बनाएगी। तो जब एक्स एक्स मिलेंगे तो डॉटर होता है। ठीक है, और जब एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, सन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक वेरिएशन इसी के कारण होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने इस शुरुआत में जिक्र किया था ना, हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैट जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, मान लो दो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये इनका जो ये देखो एक क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड है इनको सिस्टर कहेंगे, और अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होता है, जेनेटिक डीएनए का जो सीक्वेंस है उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, और इसी एक्सचेंज से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से इसीलिए जेनेटिकली यूनिक बनते हैं, क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज होता है। और जेनेटिक एक्सचेंज किस में लीड करता है, जेनेटिक जो एक्सचेंज है वो लीड करता है जेनेटिक वेरिएशन में। किसमें करता है बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन में। तो जेनेटिक वेरिएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, कंबाइनिंग मैटरनल यानी मदर का जो क्रोमो एलील्स हैं वो और पैटर्नल एलील्स को, और जिससे क्या करता है, इंश्योर करता है जेनेटिक वेरिएशन को ऑफ स्प्रिंग। इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, जब जाइगोट बनता है तो ये क्या करता है, ट्रिगरिंग करता है मेटाबॉलिकली, ताकि आगे चल के माइटोटिक्स डिवीजन हो सके। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर ना घटता है ना बढ़ता है, इसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बस सेल रैपिडली डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम मायोटिक डिवीजन कहेंगे। और एक सेल एक सेल को हम जाइगोट कहते हैं, और जब जैसे ही ये एक सेल का जाइगोट दो सेल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज में जो पीरियड रहेगा उसमें हम फीटस कह के बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, फीटस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है और फीटस क्या होता है। एक सेल को जाइगोट कहेंगे, दो सेल को एम्ब्रियो, और इसके डेवलपिंग स्टेज में जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा तो उस स्टेज में हम इसको फीटस कह के बोलेंगे। जब तक गेस्टेशन पीरियड चल रहा है तब तक हम क्या कहेंगे, जो डेवलपिंग प्रोजेनी है उसको हम फीटस कह के बुलाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बोला था इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लांटेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद क्या होता है, देखो पहले ना जाइगोट माइटोटिक सेल डिवीजन करता है। ठीक है, तो दो सेल बनता है, दो से फिर चार बनेगा, चार से फिर 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा। और इन सारे सेल के जो स्टेज होते हैं उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या कहते हैं, इस सारे सेल के स्टेज को हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोमेयर्स बनता है। ठीक है, और एक जो 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्पेशल, इसका नाम है मोडुला, और इसको हम ब्लास्टोसिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लास्टोसिट्स। ठीक है, ब्लास्टोसिट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके दो लेयर होते हैं। इसके दो लेयर होते हैं, एक होते हैं आउटर लेयर जिसको हम ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं, और एक होता है हमारा इनर में इनर सेल मास।
ठीक है। देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64 वाले सेल के स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। अलग अलग सेल का स्टेज होता है। 8 से 16 वाले सेल स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। ठीक है, आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्लास्टोसिट्स, जो इम्प्लांटेशन में इंपॉर्टेंट होता है। यही ब्लास्टोसिट्स क्या होता है, यूट्रस का जो इनर वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल होते हैं, उससे जाके उसमें एम्बेंड होता है। ठीक है, और इसके दो लेयर होते हैं, एक होता है ट्रोपोब्लास्ट, एक होता है इनर सेल मास्ट। इनर सेल मास्ट आगे चल के स्टेम सेल में डिफरेंशिएट होता है, और ये स्पर्म सेल 3 लेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 लेयर बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन्हीं 3 लेयर से हमारा अलग अलग ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम बनता है बच्चों। और ये पूरे ह्यूमन में 9 मंथ तक होता है पीरियड, जिस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड ही कहते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हर एक टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सीरियल वाइज इसके हर एक वीडियो को देख कर आना होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। Implantation is the process where a developing embryo attach and embeds itself into the thick, nutrient-rich inner lining of the uterus, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। तो इम्प्लांटेशन अगर पूछेगा तो फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद होता है, जब जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस का जो थिक न्यूट्रिएंट्स रिच इनर लाइनिंग होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे जाके एम्बेंड्स हो जाता है। और एम्बेंड्स होने के बाद उससे प्लेसेंटा निकलता है, जो कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से निकला रहता है। और ये प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड जुड़े होते हैं डेवलपिंग फीटस से। ठीक है, जो कि उसके नाभि से जुड़े होते हैं। तो टाइमलाइन देख लो, डे 1 पे फर्टिलाइजेशन हैपन, जाइगोट होता है। द जाइगोट डिवाइड्स कंटिन्यूसली और एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल बनाते हैं, जिसको मोरुला कहते हैं। 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। फिर ये रीअरेंज होते हैं हॉलो फ्लूइड लाइक फील्ड बॉल, जिसको हम ब्लास्टोसिट्स अभी मैंने बताया था। ब्लास्टोसिट्स क्या होता है, यूट्रस के पास पहुंचता है, और प्रोटेक्टिव जैकेट जो जोना पेलुसिडा होता है, इन ए प्रोसेस कॉल्ड हैचिंग। और फिर क्या होता है, ये यूट्रस के एंडोमेट्रिया वॉल से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। हैच ब्लास्टोसिट्स बाइंड्स टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो ये 7 डेज पे होते हैं। हाउ मेनी इट्स हैपन, once the blastocysts touch the endometrium, its outer cell layer, the trophoblast। मैंने बताया था ये 2 सेल में होता है, इनर सेल मास, और जो इसका आउटर लेयर होता है उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड सीक्रेट स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स, डिवाइड करता है और एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स रिलीज करता है। दिस एंजाइम्स जेनेटिकली डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन ए स्मॉल एरिया ऑफ यूट्राइन लाइनिंग है। क्या ये एंजाइम क्या करता है, जैसे यूट्रस का लाइनिंग है, तो ये जैसे मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके कुछ वाल को डीजनरेट करेगा और वहां पे जाके एम्बेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड द ब्लास्टोसिल लेटरली सिंक्स डीप्स, अंदर सिंक्स हो जाता है। ठीक है, एंड इनटू द यूट्राइन वॉल बाय डे 11 और 12 इट इज कम्प्लीटली ब्यूरिड। ये फर्टिलाइजेशन के 11वें 12वें दिन पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से अंदर चला जाता है यूट्रस के वॉल के अंदर। ठीक है, मैटरनल टिश्यू यानी मदर के टिश्यू को हम कहते हैं मैटरनल टिश्यू। ठीक है, तो व्हाट इट मैटर्स, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है इसमें। द आउटर ट्रोपोब्लास्ट आगे चल के किस में बदल जाता है, प्लेसेंटा में, जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा को मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा आगे, अब ये सीरीज चलता रहेगा रिप्रोडक्शन का। ये क्या करता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पहले नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड, जो रेड से ही लिखते हैं बच्चों, प्रोवाइड नॉरिशमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन भी कराता है बच्चों का।
ठीक है। और तीसरा बात क्या करता है, जो भी टॉक्सिक है, जो भी फीटस के बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिल्ट्रेट भी कराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट हार्मोन भी रिलीज करता है प्रेगनेंसी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द मोमेंट ऑन द एम्ब्रियो एबेंड्स इट स्टार्ट सिक्रेटिंग ए हार्मोन कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन और यूनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि क्या करता है, this hormone signals the body to stop the menstrual cycle and is the exact chemical detected by home pregnancy test। ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है, सिग्नल देता है बॉडी को कि मेंस्ट्रुअल, अब भाई प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, जो गेस्टेशन पीरियड है, यानी इम्प्लांटेशन भी हो चुका है और इसका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। नहीं तो यूट्रस का वॉल फिर से क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो जो हार्मोन रिलीज करता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू ये रिलीज होता है, जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, ये हार्मोन ही सिग्नल देता है बॉडी को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर सके। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एससीजी, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। और इसी केमिकल से प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है इसी केमिकल से। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक एक गेस्टेशन पीरियड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि 3 दिन में अपलोड हो जाएगा चैनल पे। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अनमोल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।